धातु एवं अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। अगली हेडिंग है धातु एवं अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। धातु एवं अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए धातु एवं अधातु, इसमें मतलब कुछ धातु आएंगे कुछ अधातु आएंगे। तो ये दोनों किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं कि धातु एवं अधातु है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो इनके कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले समझेंगे। धातु एवं अधातुओं के कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तत्व के प्रकार, यानी सबसे एक सारणी है इसके बारे में कि तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार। इसमें नंबर 1 उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है। नंबर 2 धातुएं और नंबर 3 अधातुएं। उत्कृष्ट गैस हैं जैसे नंबर 1 हीलियम, उत्कृष्ट गैस है हीलियम। नंबर 2 नियॉन और नंबर 3 आर्गन, आर्गन। और इनके ये परमाणु संख्या, हीलियम 2 नंबर पे, नियॉन है वो 10 पे और आर्गन है वो 18 पे। फिर वह कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या KLMN। यह फिर धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में। उत्कृष्ट गैस है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि कहीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो एक प्रश्न तो यही बनता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चले कि उत्कृष्ट गैसों के नाम। तो ये 3 गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 मतलब गैसें हैं। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन ये उत्कृष्ट गैसें हैं। इनके आपको सूत्र, हीलियम का होता है प्रतीक He, नियॉन का होता है Ne और आर्गन का होता है Ar। तो ये आपको इनके सूत्र और नाम है तो याद रखने हैं कि उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए, कि नहीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसें होती है हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो ये तत्व का नाम और प्रतीक है, यहाँ लिख सकते हैं तत्व का नाम एवं प्रतीक। तो उत्कृष्ट गैसों के नाम पूछे। अब ये कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये 4 कोश होते हैं KLMN। पहले कोश में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं और दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक नहीं भर सकते हैं। तो हीलियम का जब पहला कोश K है तो इसमें अधिकतम K इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 2। तो ये हीलियम के बारे में हो गया। दूसरा नियॉन, तो जो नियॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 10। तो पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 और दूसरे कोश में 8, 8 और 2 10। तो ये
और आर्गन का होता है 18। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, 8 और 10 18। तो इस प्रकार से ये परमाणु संख्या 2, 10, 18 हीलियम नियोन आर्गन की कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये पूछ लेते हैं कि नियोन और आर्गन में KLM में कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो नियोन का परमाणु संख्या होती है 10 और 10 को पहले कोष में अधिकतम k इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, दूसरे में अधिकतम 8, 8 और 2 10। ऐसी आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या होती है 18 और इसको पहले कोष में अधिकतम k इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10। अब हमें होने हैं 18 तो 8 अगले कोष में जाएंगे, अगर 9 होते तो यहाँ 1 चला जाता n कोष में। 8 ही, हम 8 से अधिक नहीं भर सकते हैं प्रत्येक कोष में। दूसरे कोष में हम पहले कोष में तो भरे जाते हैं 2 और दूसरे कोष में अधिकतम 8 से अधिक नहीं भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये उत्कर्ष गैसों के, तो ये प्रश्न बन गया कि कहीं 2 उत्कर्ष गैसों के नाम, तो हीलियम या नियोन और आर्गन। अब आती है धातुओं में। तो धातुओं के बारे में जैसे क्या होती है 11, तो इसको भरा जाता है KLMN में। तो K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और L में 8, 8 और 2 10। अब होने चाहिए 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन M में जाएगा। तो ये हो गया सोडियम का KLMN में कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम में भरेंगे। तो मैग्नीशियम में अधिकतम पहले कोष में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10। अब उन्हें 12 तो 2। तीसरा है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इसमें पहले कोष में 2, दूसरे में 8, 8 और 10 और 3 13। फिर है इसके बाद पोटेशियम। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 8 16 18 1 इसमें गया। फिर है कैल्शियम। तो इसका 20 2 8 8 2। तो इस प्रकार से ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, तो इनमें भी ये पूछ लेते हैं कोई 2 तत्वों के नाम। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए KLMN में। तो आपको इनके परमाणु संख्या याद होनी चाहिए कि परमाणु संख्या सोडियम कितनी है 11, मैग्नीशियम की 12, एल्युमिनियम की 13 और पोटेशियम 19 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है। तो ये जो मतलब कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कुछ तत्वों के नाम दे रखे हैं और उनकी परमाणु संख्या दे रखी है। 1 से 20 तक आपको याद रखनी पड़ेगी। और 1 से 20 तक जैसे मैं आपको बता दूंगा 1 से 20 तक में कि 1 नंबर पे परमाणु संख्या 1 है, वो है हाइड्रोजन। 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्युमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। तो आपको ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये 20 तक आपको परमाणु संख्या, ये तत्वों के नाम है, प्रतीक और तत्वों के नाम और परमाणु संख्या याद रखनी है क्रम से। तो जब ही आप इनको याद बता सकते हैं। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। पोटेशियम कै नंबर पर आता है, 19 पे। इसी प्रकार से पूछा जाए एल्युमिनियम कितने पे, 13, तो एल्युमिनियम कितने पे, 13 पे। तो ये परमाणु संख्या क्रम से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये 20 तक मतलब आपको याद रखने पड़ेंगे।
तत्वों के नाम और प्रतीक, जब भी इनके बारे में आप फिर हाल बता देंगे कि हीलियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 2। नियोन कितने नंबर पर आता है, 10 पे। नियोन कितने पे आता है, 10 पे। आर्गन कितने पे, 18 पे। तो आर्गन कितने पे, 18 पे। सोडियम कितने पे, 11 पे। तो देखिए सोडियम को 11 पे। अगला मैग्नीशियम कितने पे, 12 पे। मैग्नीशियम 12 पे। एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम 13 पे। फिर एल्युमिनियम के बाद इसमें दे रखा है पोटेशियम, पोटेशियम 19 पे, पोटेशियम 19 पे। और कैल्शियम 20 पे। तो कैल्शियम कितना है, 20 पे। तो ये धातुओं के बारे में हो गया। अब इसके बाद आते हैं अधातु। तो जो अधातु है, तो देखिए कुछ अधातुओं के बारे में। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होती है 7। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 7। तो इसको KLN में कैसे भरेंगे, पहले कोष में मैंने बताया था कितने भरते हैं, 2। और दूसरे कोष में अधिकतम कितने भरते हैं, 8। तो हम हैं जरूरत कितनी है, 7 में से 2 आ गए तो 5 की। तो L कोष में कितने आ जाएंगे, 5। 5 और 2 7, तो ये भर गया। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8। तो पहले कोष में हम कितने भरते हैं, पहले कोष में जो भरते हैं वो है 2 और दूसरे में अधिकतम 8। तो 8 हो तो 10 हो गए और ये कितना है, 8 है। तो 8 में से 2 आ गया, तो कितने बनने हैं यहाँ पे, 6। कितने बनेंगे, 6। फास्फोरस 15। तो पहले कोष में कितने हैं, 2, दूसरे में 8। 8 हो तो 10, कितने बचे, 5। तो ये तीसरे कोष में 5। सल्फर का 16 है, तो 2 8 और 6 17। तो 2 8 7। इस तरीक़ा से ये अधातुओं के बारे में कि इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो किस प्रकार से हम भर सकते हैं। तो ये आपका वो याद करना है इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी ये आपको याद रखना है बस परमाणु संख्या। इस परमाणु संख्या से ही आप इलेक्ट्रॉन K11 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं और L में अधिकतम 8 से अधिक नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपको क्रम से याद करने हैं 20 तक। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। तो ये सारणी आपको याद होगी। और इसके अनुसार इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप इनको समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अब ये पूछा गया है, मान लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इस मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। MgCl2 का निर्माण, यानी धातु से अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये धातु से अधातु, तो इसमें धातु क्या है, धातु इसमें क्या है, मैग्नीशियम। और ये क्या है, धातु है। और अधातु इसमें क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, वो अधातु है। तो ये समझेगा धातु से अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो ये दोनों कैसे क्रिया करेंगे, तो इसके बारे में आप समझेंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखें, मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, परमाणु संख्या कितनी है, Mg 12। परमाणु संख्या कितनी है, 12। तो देखिए इस मैग्नीशियम के बारे में हम लिखते हैं। तो यहाँ परमाणु संख्या तो मैग्नीशियम की कितनी होती है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, पहले कोष में क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अधिकतम 2, और दूसरे में 8। 8 और 2 10, और तीसरे में 2, 2 8 2। तो इसका मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो क्या होगा, 2 8 2। अब ये इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये बाह्यतम कोष होता है। तो ये बाह्यतम कोष में से कोई भी मतलब जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। कुछ धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्यागती है। और अधातु होते हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो ये धातु और अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो ये बाह्यतम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा,
तो यहाँ बन जाएगा Mg2 धनायन। तो यहाँ पे संख्या रह जाएगी 2 और 8, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीका से इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा कि मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितनी है? 12, तो इस इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 2। इसके बातों को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो मैग्नीशियम पर धनायन बन जाएगा, धनात्मक। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे है? 2, इसलिए यहाँ पे 2 आया है और धन का निशान। तो जो भी धातुएं होती है वो धनात्मक होती है। तो इसमें से 2 गए तो कितने रह गए? 2 और 8, और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने? 2, तो 2 ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन, तो ये अधातु है क्लोरीन, और क्लोरीन का परमाणु संख्या होती है 17। क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पे। तो इस 17 क्लोरीन का होता है 17, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका होगा जो 17, तो पहले कोष में क्या भरे जाएंगे? 2, दूसरे में 8, और तीसरे में 7। 8 हो तो 10 और 7 17। अब ये क्या है कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7, और इसके बाह्यतम कोष में कितने थे? 2। तो ये तो धातु है, वो तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, तो इसलिए तो इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए, ये 2 हट गया। और ये जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसने अपना अष्टक पूरा किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने रह गए? अब 8। इसके बाह्यतम कोष में कितने रह गए? 8, और इसने इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1, तो 7 की जगह पे कितने हो जाएंगे? 8, तो प्लस ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl ऋणायन। तो इसने क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं? 1, तो इसलिए इस पर क्या आ गया? ऋणायन, और यहाँ संख्या हो गई 2 8 8। तो इस प्रकार से ये धातु और ये अधातु क्रिया करते हैं। अब देखिए इसका इस तरीका से बनेगा Mg, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? 2, तो यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, या इसके आगे लिख देंगे 2 प्लस, और किसने ग्रहण किया? Cl ने। Cl के कितने हैं? 2, Cl2, तो इसको 2 बार लिख लेंगे Cl के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं? 7, तो इसके 2 4 6 1 7, और ऐसे इसमें वही 2 4 6 7, तो ये हम 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7, तो 7 इसमें भर देंगे इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 अगल में और 1 बगल में, तो 2 4 6 1 7, ऐसे ही नीचे 2 4 6 1 7। अब ये जो मैग्नीशियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने? 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो आएगा यहाँ पे और एक आ जाएगा इस जगह पे। ये इसने इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इसने ग्रहण कर लिया और एक इसने ग्रहण कर लिया, तो ये पोजीशन बन गई। Mg ने इलेक्ट्रॉन त्यागे है तो क्या बन गया? Mg2 धनायन, Mg2 धनायन ये बन गया। और किसने ग्रहण किया है? क्लोरीन ने, तो इज इक्वल टू Cl के बाह्यतम कोष में कितने हैं? 2 4 6 और 2 1 ये आ गया, तो 8 हो गए। 2 4 6 और ये 8, और इसको ऐसे करके यहाँ पे ऋण 2, क्योंकि Cl के कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे ऋणायन हो गया Cl, तो ये बन गया MgCl2 का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये MgCl2 का निर्माण धातु से अधातु में, तो ये पूछ लेते हैं कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा किस प्रकार इनका अणुओं का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण ऐसे होगा। ऐसे ही दूसरा एक और है एग्जाम्पल इसका, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को समझेंगे इसी प्रकार से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का निर्माण क्या? सोडियम क्लोराइड का निर्माण, दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसको और समझते हैं कि तो देखिए सोडियम क्लोराइड में इसमें धातु क्या है? Na क्या है? यहाँ पे ये धातु है, और Cl क्या है? ये अधातु है। तो ये है कि धातु अधातु कैसे क्रिया करते हैं। तो सोडियम धातु है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 11।
सोडियम की कितनी होती है 11। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे अपन, तो 2 8 1। और ये इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इसके बाह्यतम कोश में रह जाएगा 8, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इज इक्वल टू Na धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ पे रह गया 2 और 8। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होती है 17, क्लोरीन की कितनी होती है 17, तो इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, तो 2 8 7। अब ये बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो इसको 8 करने के लिए 1 की जरूरत है, तो क्लोरीन है वो अधातु है इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे ये, और जो सोडियम है वो धातु है इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl ऋणायन। तो यहाँ हो जाएगी संख्या 2 8 8। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो Na और Na ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे 1, तो यहाँ पे 1 प्लस किसने ग्रहण किया है Cl ने, Cl, तो Cl के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 2 4 6 1 7। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na धनायन, और इसने ग्रहण कर लिया Cl ने, Cl ऋणायन, और इसके बाह्यतम कोश में हो गए 2 4 6 7 1 8। इस तरीक़ा से ये बन गया NaCl का निर्माण हो गया, ये NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण, तो धातु एवं अधातु इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इसके मैंने 2 आपको फॉर्मूला उदाहरण भी बता दिए, एग्जाम्पल भी 2 बता दिए, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है और एक सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो ये धातु एवं अधातु ये अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से करते हैं। इसी से संबंधित इसकी एक परिभाषा बनती है कि आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आएगा आयनिक यौगिक एवं उसके मुख्य गुणधर्म। तो देखिए हमने ये धातु अधातुओं के बारे में अभी पढ़ा था, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे स्टडी सेंटर के नाम से